गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आज के वीडियो में हम रसायन विज्ञान का चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना का फर्स्ट वीडियो ये है, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक आबंधन, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, और आणविक संरचना का मतलब होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए जो बेस होता है वो होती है केमिकल बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, बंध किस तरह से बन रहे हैं। तो बंध के बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होती है संयोजकता, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया था। वैलेंसी, संयोजकता या वैलेंसी इसे हम कहते हैं, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया था। तो संयोजकता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए लिखा है, किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है। संयोजकता का मतलब क्या होता है कि वो कितने अन्य परमाणुओं से या कितनी क्षमता है उसके पास संयोग करने की, कंबाइन करने की कितनी क्षमता है। उसको हम और कैसे समझ सकते हैं, देखिए संयोजन क्षमता बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। सभी तत्वों के परमाणुओं की प्रवृत्ति यह होती है कि वे निकटतम उत्कृष्ट गैस की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लें। अब यही मैं आपको बताती हूँ। देखिए संयोजकता, जिसे कि वैलेंसी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हम कितने परमाणुओं से संयोग कर सकते हैं, हम कितने बंध बना सकते हैं। और ये डिपेंड करता है, यानी संयोजकता जो है वो डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है किस पर, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाह्यतम कोश में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता आपको क्लियर हो गई होगी। संयोजकता का अर्थ होता है हम कितने अन्य परमाणुओं से संयोग कर सकते हैं, जिसका सीधा संबंध होता है बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से। बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और वही आपकी संयोजकता कहलाएगी। तो संयोजकता के आधार पर, ठीक है, संयोजकता किस तरह से हम संयोग कर रहे हैं, किस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारे पास दो प्रकार के यौगिक होते हैं, और कह सकते हैं हम कि दो प्रकार के बंध होते हैं। अब देखिए हेडिंग में लिखा है यहाँ पे वैद्युत संयोजक आबंध। आबंध कहें या बंध कहें, कोई डिफरेंस नहीं है। वैद्युत संयोजक आबंध को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजक आबंध। तो देखिए पहले आप देख लीजिए कि इसमें मैं इसको किस तरह से लिखा है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, यानी इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक या फिर आयनिक बंध कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि वैद्युत संयोजक आबंध को ही या वैद्युत संयोजक बंध को ही आयनिक बंध भी कहते हैं। सामान्य भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध। अब नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक बंध का मतलब होता है जो आयनों के बनने से बनता है। और आयन हमारे पास दो ही प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। और ये भी आपको मालूम है कि धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनते हैं और ऋणायन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि वैद्युत संयोजक आबंध कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है।
अब कैसे होता है ये देखने वाली बात है। देखिए, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उनमें से एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है तथा दूसरा परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। अभी मैंने आपको बताया कि वैद्युत संयोजी आबंध को आयनिक बंध भी या आयनिक आबंध भी कहते हैं, और आयनिक बंध का मतलब होता है आयनों के बीच बने बंध। और आयन हमारे पास दो ही प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। और धनायन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके बनते हैं और ऋणायन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी बताई गई है। इसका एग्जाम्पल, इसको बेटर वे में आप किससे समझेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल है NaCl। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये हमारा क्या होता है? साधारण नमक है। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आयनिक यौगिक है और ये दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना है। कौन कौन से आयन? सोडियम धनायन और Cl ऋणायन। ये दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना है सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन। अब देखिए आप लोग, इसका कैसे कैसे बंध बनेंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड दो चीज़ों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? कितना है? देखिए 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखिए 11 हो गए, ये 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये आपका बाह्यतम कोष कौन सा है? ये वाला है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। बाह्यतम कोष आपका S वाला है। ठीक है, अब क्लोरीन की तरफ चलिए। आप क्लोरीन की तरफ चलते हैं तो क्लोरीन का 17 होता है और हम इसको कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि सोडियम के केस में बाह्यतम कोष कौन सा है? S वाला। और यहाँ पे बाह्यतम कोष कौन सा है? ये पूरा S वाला और P वाला। देखिए ये एक ही कक्षा में है ना, 3s और 3p। इनका नंबर कौन सा है? कौन से कोष में है? ये तीसरे कोष में है। तीसरे कोष में S भी मौजूद है और P भी मौजूद है। अब इसको देखिए, आगे हम डिस्क्राइब करते हैं आगे कैसे ये चलेगा। अभी आपने देखा था कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हम अगर बाह्यतम कोष की बात करें, यहाँ पे देखिए सिर्फ बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का लेना देना होता है यहाँ पे। तो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसके? सोडियम के। और क्लोरीन के कितने हैं? 5 P में है और 2 S में है, तो कितने हैं? 7। यहाँ पे क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको किस तरह से दिखाएंगे? यहाँ पे देख लीजिए, मैंने दिखा दिया। ये डॉट जो लगा है ये सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। यहाँ पे ये डॉट देख लीजिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो क्रॉस कर रखा है ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 यहाँ, 2 और 2 6 और 1 इधर 7। ये क्रॉस करके जो दिखा रखा है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं। अब सोडियम ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। तो सोडियम के बाह्यतम कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे ये भी हम देखेंगे अभी। अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे देखिए सोडियम के पास क्या हो गया? धनायन बन गया, सोडियम धनायन बन गया। और क्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इधर और क्लोरीन क्या बन गया? ऋणायन बन गया। अब यहाँ देखिए आप, मैंने लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, अब इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया सोडियम ने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये तो खुद Na+ एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब ये हो जाएगा। 3s में जो इलेक्ट्रॉन था वो गायब हो गया है, वो चला गया है। उसके बाद
तो ये देखिए, इसका अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, अब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका बाह्यतम कोष हो जाएगा 2p वाला, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आप देख के समझ जाएंगे, ये आप देखिए, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि बाह्यतम कोष में ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, इसके पास बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक स्थायी उत्कृष्ट गैस संरचना ग्रहण कर चुका है, ले चुका है, इसलिए ये क्या होगा, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा, एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसने अपना बना लिया है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को क्या कर दिया, स्थायी बना दिया है। वहीं पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पहले तो 17 था ना, एक ले लिया इसने तो 18 हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब आप गिनिए इलेक्ट्रॉन जरा, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। और इसके बाह्यतम कोष में अगर आप देखेंगे, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6 और 2 8, 6 p में है और 2 s में है, तो इसके भी 8 हैं और इसके भी 8 हैं। और आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में मौजूद हैं तो वो एक क्या माना जाता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है। और हमेशा स्टूडेंट्स आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या शेयरिंग क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या जो साझेदारी होती है वो हमेशा इसलिए होती है ताकि हम एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर सकें। इसलिए हमेशा क्या होता है, रासायनिक बंध जो बनते हैं, रासायनिक आबंध जो बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं ताकि हम अपने आप को एक मजबूत स्थिति में ला पाएं। अब बाकी आप ये लोग जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड, देखिए कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम अलग करें तो वैलेंसी, यहाँ पे संयोजकता जाननी बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि आपके पास वर्ग 2 हैं, एस ब्लॉक के 2 वर्ग हैं आपके पास, ठीक है। उसमें पहला वर्ग जो है उसमें जितने भी तत्व आते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है, उनकी संयोजकता 1 होती है, और जो दूसरे वर्ग में आते हैं उनकी संयोजकता 2 होती है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखेंगे तो दूसरे में आपके कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम और रेडियम। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो वर्ग 2 में आता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अभी हमें पता चल जाएगा। देखिए कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। CaCl2 को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो इसको आप देखेंगे ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, कैल्शियम 2+ धनायन और क्लोरीन माइनस ऋणायन। मैंने कहा कैल्शियम +2, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, धन 2 है, लेकिन क्लोरीन की तो ऋण 1 है। तो इसीलिए एक कैल्शियम के साथ कितने ऋण संयोग कर रहे हैं, 2, क्योंकि हमें आवेश जो है ना वो बराबर रखने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो धन आवेश है वो 2 हैं, लेकिन ऋण आवेश 1 है। लेकिन ऋण आवेश के लिए फिर हमने क्या किया, क्लोरीन के 2 परमाणु लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। आप गिनेंगे ये 20 हो रखा होगा, आप लोग गिनेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे बाहरी कोष कौन सा है हमारा, ये वाला 4s हमारा बाहरी कक्षा है। उसके बाद देखिए क्लोरीन का, देखिए आप लोग क्लोरीन का क्या लिखा है, क्लोरीन का 17 होता है, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब क्लोरीन का बाह्यतम कक्ष कौन सा है भाई, कैल्शियम का तो 4s है, लेकिन क्लोरीन का कौन सा है, 3s2 3p5, ये इसका बाहरी कोश है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि अगर कैल्शियम
कैल्शियम का हमें सिर्फ बाहरी कक्ष देखना है। तो ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 बाहरी कक्षा में, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, बिंदु के माध्यम से दर्शा रखा है। और क्लोरीन के कितने हैं? 2 क्लोरीन है हमारे पास ना, CaCl2, Cl2 है तो 2 क्लोरीन है। तो 1 क्लोरीन मैंने यहाँ ऊपर दिखाया है, 1 क्लोरीन यहाँ नीचे दिखाया है। और ये जो क्रॉस लगा रखे हैं, ऐसे करके लगा रखा है क्रॉस, ये क्या है? ये इसके इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 5, 5 आपके P में हैं और S में 2 हैं, तो 5 और 2 7। अब उनको मैंने क्रॉस से दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे गिनेंगे आप, 2, 2 4, 2 6 और 1 इधर दिखा रखा है 7 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। तो इसको अपने को मजबूत बनाना है, क्लोरीन को अपने आप को मजबूत बनाना है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से यहाँ ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे। और दूसरा वाला क्लोरीन भी अगर कैल्शियम से ले लेगा तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो ये तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, क्लोरीन अपना अष्टक जो है पूरा कर लेगा। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अपने पे क्या ले लिया? धन आवेश ले लिया। ये यहाँ पे कैल्शियम पे क्या आ गया? 2 धन आवेश। हमेशा याद रखिए, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 धन आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 धन आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3 धन आवेश, इस तरह से चलता रहता है। अब लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, एक क्लोरीन पे हो गया 1 ऋणावेश और दूसरे पे भी हो गया 1 ऋणावेश। और इसने क्या किया है? कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिया है। ऐसे करके इन्होंने क्या बना दिया? CaCl2 बना दिया। यहाँ पे कैल्शियम पे +2 आवेश है और क्लोरीन पे 1 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 हमने लिए हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु यहाँ पे लिए गए हैं और कैल्शियम का सिर्फ 1 परमाणु है। अब आप देखिए कि अगर आप देखेंगे कि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या फ़ायदा हुआ है, तो देखिए कैल्शियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए हैं। तो इसका बाह्यतम कक्ष अब कौन सा हो गया? ये वाला 3s और 3p वाला इसका बाह्यतम कोष हो गया। और यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और p के पास 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके स्थायी संरचना ग्रहण कर ली। और वहीं पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी स्थायी संरचना ग्रहण कर ली, यानी इसने भी 8 बना लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का लेना और देना ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर सकें। और स्थायी होने पे हम क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। हम जो भी यौगिक बनाते हैं वो कैसा होता है? मजबूत होता है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, MgO, इसका एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और कैसे लिखा जाता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है ये आप परमाणु की संरचना पाठ में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। तो मैग्नीशियम का आप देखेंगे बाह्यतम कोष कौन सा है? 3s। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और कैसे लिखा जाता है? 1s2, 2s2, 2p4। अब यहाँ पे देखिए कि इसका मैग्नीशियम का बाह्यतम कोष तो 3s है, लेकिन ऑक्सीजन का कौन सा है? 2। और 2 में तो s भी मौजूद है और p भी मौजूद है। तो दोनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 2 6। यानी ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब हम इसी को इसके माध्यम से, बिंदु के माध्यम से, डॉट संरचना के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2, तो मैंने दिखा रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, डॉट से लिखा है, क्लियर भी हो रखा होगा आपको। और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन।
तो कैसे दिखा रखे हैं, इसके माध्यम से ऐसे करके 2, फिर 2 अलग दिखा रखे हैं, 2 अलग दिखा रखे हैं, ऐसे दिखा रखे हैं, तो 6 हो गए। अब होता क्या है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है, और अपने पे कौन सा आवेश ले लेता है, Mg2+, दो धनायन, 2 धनावेश ये ले लेता है। अब ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उसके पास कैसा आ जाएगा, 2-, 2 लिए हैं तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दर्शा रखा है, मैग्नीशियम के पास धन 2 और ऑक्सीजन के पास जो है ऋण 2। तो ये जो डॉट कर ये क्रॉस करके जो है, ये तो ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये बाकी जो डॉट करके दिखा रखे हैं ये मैग्नीशियम के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे ही मैग्नीशियम ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके पास 8 पूरे हो गए, 6 अपने और 2 जो किसने दिए, मैग्नीशियम ने दिए, तो इसका 8 पूरा हो गया। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मैग्नीशियम ने +2, यानी मैग्नीशियम ने जब अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, यहाँ से ये s गायब हो गया है। अब तो इसका अब अगर मैग्नीशियम का आप लोग बाह्यतम कोष देखें तो कौन सा वाला है, 2 वाला है, और 2 में कितने मौजूद हैं, 2s2 और 2p6, दोनों मिला के कितने हो गए, 8 हो गए। इसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके इसने अपना अष्टक बना लिया। और वहीं पे ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये 2 इससे ले लेता है तो इसके पास 6 हो जाएंगे। अब कितने हो गए, 1s2 2s2 और 2p6। इसका भी बाह्यतम यानी ऑक्सीजन का भी बाह्यतम कोष कौन सा है, ये वाला है, 2s और 2p, और इनमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है, s के पास भी 2 है और p के पास जो है 6 हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है वो अष्टक, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी अपना अष्टक बनाने के लिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक तत्व तो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है और दूसरा तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो इसी तरह से बनाए गए यौगिक, यानी जहाँ पे ऐसे यौगिक जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उनको कहते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक या फिर आयनिक यौगिक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे।